हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और आपके एमए हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में भी क्या लेते हैं, मतलब वो एक सेक्शन है उसका। और इम्पोर्टेंट है सेकेंड फाइनल ईयर वालों के लिए। MHI 09 का ये टॉपिक है जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। और हाँ, BA स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है। इग्नू के ये पूरे जो लेक्चर मैं बनाता हूँ सिर्फ इग्नू के बच्चों के लिए बनाता हूँ, लेकिन ये इग्नू के बच्चों के अलावा भी और यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आपके पैटर्न तो बस क्वेश्चंस वही रहते हैं ना, टॉपिक्स तो वही रहते हैं। हिस्ट्री में क्या चेंज होगा, तो वो आपके भी काम आएंगे। ये हिस्ट्री का सिलेबस मैं कवर करा रहा हूँ आपको, कि आपको थोड़ा सा मेरा एक एफर्ट है कि आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन में दे सकूँ। तो हम हिस्ट्री के टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो स्वदेशी आंदोलन है। तो स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ हम पढ़ेंगे बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे और क्या पृष्ठभूमि रही थी, क्या कांग्रेस के उसके पीछे क्या हाथ था और क्या उसने भूमिका निभाई, ठीक है। और उस टाइम का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्वदेशी आंदोलन की पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात कि हमें पता है कि उस टाइम लॉर्ड कर्जन था। उस टाइम अंग्रेजों की तरफ से जो प्रशासन कर रहा था, प्रशासन में योगदान दे रहा था, सबसे महत्वपूर्ण था लॉर्ड कर्जन। तो वो क्या था कि निरंकुश उपनिवेशवाद का समर्थक था, ठीक है। वो चाहता था कि अंग्रेज एक ऐसी ही, मतलब एक ऐसा उपनिवेश बनाए, इस तरीके से राज करे कि जो मतलब अंग्रेज चाहते थे कि जो वो मानते थे कि हम इंडियंस हैं बेवकूफ इंसान, ठीक है, हमें कुछ मतलब नहीं है, हमें हमारी समझ नहीं है। तो अपने हिसाब से उनका इंडिया में अपना अंग्रेज क्या चाहते थे कि प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते थे और ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। उपनिवेश जैसे हम पढ़ते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ उपनिवेश क्या होता है। उपनिवेश की परिभाषा मैंने बहुत बार बताई है। तो क्या होता है कि एक फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उपनिवेश एक स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है जो दूसरे जो वीक कंट्री है उसके ऊपर प्रशासन करता है। उसके जो फिजिकल रूप से, कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल, जितने भी आप एक्सपेक्ट हो सकते हो, जितने भी डायमेंशन हो सकते हो, उन सभी का शोषण करता है स्ट्रॉन्ग कंट्री। और वो जो वीक कंट्री है वो उपनिवेश हो जाता है स्ट्रॉन्ग कंट्री का। तो इसे ही उपनिवेश कहते हैं, इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो ये बहुत ही इजी सी बात थी। बंगाल का विभाजन, देखो जो उस टाइम लोगों के मन में क्या आता है, देखो लोग चाहते थे कि भारत आजाद हो, क्योंकि हम अंग्रेज आ गए थे 1600 में, देखा जाए तो इनडायरेक्टली। तो 1600 से आगे 1947 में आजाद हुआ और देखो 347 साल तक तो वो रहे। लेकिन एग्जैक्टली जब पावर, मतलब हमने बात करेगी कब आई सही तरीके से, तो जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, ठीक है। एक थोड़ी सी टाइमलाइन आपको बता देता हूँ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। तब वो आए थे, दिखाया कि हम भी चाहते हैं कि हम आपके ऊपर राज करें। पहले तो एक व्यापारी इकाई के रूप में आए थे, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ तो वो एक असली युद्ध था, क्योंकि वो 57 वाला तो कहता है कि एक षड्यंत्र टाइप का था। 64 में जब 3 इंपॉर्टेंट पावर्स थी जो इंडिया की, वो खिलाफ हुई इसके अंग्रेज, और अंग्रेज वो जीते, तो वो माना जाता है कि एक असली युद्ध था। और अंग्रेजों ने दिखाया कि हम व्यापारिक शक्ति नहीं, एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने हिसाब से रिफॉर्म्स किए, अपने हिसाब से अटैक किए और अपने अकॉर्डिंग इंडिया को ढाला और इंडिया पर राज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी मैं आपको बात बता रहा था। फिर उनके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, उन्होंने मतलब कैसे उन्होंने लैंड रेवेन्यू जनरेट किया, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। और अब जब बात कर रहे हैं 1905 के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब बंगाल विभाजन कर रहा था। बंगाल क्या था कि क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। जब हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, देखो जब किसी राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है एक छोटी सी बात बताता हूँ। राष्ट्रवाद को अगर मेरे को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा, जहां वी है, वी मतलब हम, वहां राष्ट्रवाद है। जहां आई है, इंडिविजुअल की बात होती है, वहां राष्ट्रवाद की कोई मतलब जगह ही नहीं है। वी मतलब जब हम हैं, हम मतलब एक से अधिक लोग। और राष्ट्रवाद में क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, एक नेशन के प्रति प्रेम होता है, ठीक है। राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर जाएगा इंसान, ठीक है। मैं सामने वाले बंदे को नहीं जानता, मैं तीसरे बंदे को नहीं जानता, यहाँ पे 15 लोग खड़े, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन हम सबका गोल एक है कि हमें अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना है। हमें अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को ये जो उपनिवेशी शक्तियां हैं उससे आजाद कराना है। मतलब जब वी आ जाता है, जब वी का एलिमेंट आ जाता है, वहां राष्ट्रवाद क्या माना जाता है। राष्ट्रवाद, राष्ट्र अलग होती है और राज्य अलग होती है, ठीक है। राष्ट्र का एलिमेंट, राष्ट्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही राष्ट्रवाद को जागते जागते बहुत टाइम लग गया था। इसलिए इंडिया को आजाद होते होते इतना समय लग गया था। अगर राष्ट्रवाद था
लेकिन उस टाइम जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जो अंग्रेजों ने कैसे मानसिकता जो इंडियंस की मानसिकता के साथ कैसे खेला, वहाँ के लोगों के साथ कैसे खेला, इसीलिए ये चीज़ हम पढ़ते, छोड़ो भटकेंगे नहीं। तो जब मैं बात कर रहा था राष्ट्रवाद की, ठीक है, राष्ट्रवाद आया, और राष्ट्रवाद का केंद्र कहाँ था इंडिया में? बंगाल में था। बंगाल में एक्चुअली बहुत सारी पावर्स थी, ठीक है। तो अंग्रेज देख रहे थे कि सारा जो रेवेन्यू है, सारा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है इंडिया का, ज़्यादा रिसोर्सेज कहाँ पे? बंगाल में रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था, ठीक है। तो उन्होंने एक तरीके से अपना केंद्र है ना बंगाल में ही बना लिया था। तो जहाँ के लोगों का शोषण ज़्यादा होगा, वहाँ के लोग दबे दबे महसूस करेंगे, वहाँ से ही तो मतलब आज़ादी की आवाज़ उठेगी ना। तो शुरुआत में जब कहते हैं, शुरुआत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था बंगाल, ठीक है, बंगाल। और बंगाल में बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते थे, हिंदू लोग रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि यार देखो, इसको ना हम बंगाल को कर देते हैं डिवाइड, ठीक है, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि एक तरफ हम कर देंगे पश्चिम बंगाल, एक पूर्वी बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग थे, मेजर लोग रहते थे, मतलब ज़्यादा संख्या में हिंदू लोग रहते थे, और जो पूर्वी बंगाल था वहां पर ज्यादा संख्या में मुस्लिम लोग रहते थे। एक तरीके से उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अपनाई थी। डिवाइड एंड रूल में क्या कहते हैं कि संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, मतलब छोटी छोटी बातों पर, मतलब कुछ भी मान लो कि डिवाइड, बांटो और राज करो, सिंपल सी बात है, बांटो और राज करो, लड़ाओ एक दूसरे में, आपसी मतभेद इनके मध्य पैदा करो और हम राज करेंगे। देख लिया भाई, पूर्वी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के अकॉर्डिंग किया, लेकिन इससे उन्होंने, वो चाहते थे कि इससे हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रवाद है उसको हम तोड़ देंगे, लेकिन हुआ उल्टा इसका। लोग डिवाइड होने की जगह यूनाइट हो गए, ठीक है, लोग जुड़ने लगे। लोगों ने देखा भाई अब अंग्रेजों किस हद तक गुजर रहे हैं, किस हद तक हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखा। और एक चीज आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारी कम्युनिटी होती है सभी का, जैसे कि बहुत सारी कम्युनिटी होती है, जैसे मजदूर होते हैं, जमींदार होते हैं, और क्या नाम, मिडल मैन होते हैं, एलिट ग्रुप्स होते हैं, और बहुत सारे होते हैं, उनका सबका अलग अलग इम्पैक्ट होता है। मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं। तो कुछ लोग जो कि बंगाल विभाजन के विरोधी थे, लेकिन कुछ एक छोटा समूह, ठीक है, जिसमें अखिल भारतीय मुस्लिम संघ की बात करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, सॉरी, ग्रुप की, ठीक है। तो वो था, वो एक्चुअली इसके समर्थन में था कि बंगाल विभाजन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे मुसलमानों की तरक्की होगी, ठीक है। तो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग बातें थी, वो आप एक बार जाने दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या रीजन दिया, उन्होंने कहा कि बंगाल का विभाजन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा पार्ट है, इसके ऊपर प्रशासन करने में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हमें बंगाल का विभाजन करना पड़ेगा, जिसमें हम एक तरफ पूर्वी बंगाल कर देंगे, एक तरफ पश्चिम बंगाल कर देंगे, ठीक है। पूर्वी बंगाल की राजधानी हम कर देंगे ढाका, असम हो गया एक पार्ट अलग कर देंगे, बंगाल हो गया, ये सारे, मतलब उन्होंने डिवाइड करने की पूरी पूरी ठान रखी थी। और उन्होंने 16 अक्टूबर, अगर मैं सही गलत थी तो 16 अक्टूबर आई थिंक डेट थी, जब उन्होंने पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया था। तो पूरे देश में आक्रोश फैला इसके खिलाफ, पूरे देश में ये से देखा कि यार ये देखो, अब जो पहले बैकग्राउंड चल रहा था, ठीक है, ये गुपचुप गुपचुप तरीके से चल रहा था 2-3 साल से, लास्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो देखा कि इन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया, विरोध किया, विरोध करने के अलग अलग तरीके थे। लोगों ने दिखाया कि हम यूनाइट है, आप हमें सीमाओं से अलग कर सकते हैं, आप हमें भावनाओं से अलग नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने एक दूसरे के हाथ में राखी बांध के अपना भाईचारा, हिंदू ने मुसलमानों, भाई बहन, लड़के औरतें, सभी ने पार्टिसिपेट किया, बच्चे बूढ़े, उन्होंने राखियां बांधी, एक दूसरे को भाईचारे का संदेश दिया। तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्होंने मैसेज दिया कि आपने हमें डिवाइड किया है, आपने हमें डिवाइड किया है अपने सीमाओं से, लेकिन आप हमें आपसी बंधुता से, आपसी प्यार से, इससे हमें अलग नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे ये, जैसे इसके बीच में मैं बता रहा हूँ ना आपको, विरोध करने के अलग अलग तरीके थे। जैसे हम पढ़ते हैं उदारवाद पढ़ते हैं, उग्रवाद पढ़ते हैं। तो उदारवाद जो पढ़ते हैं ना, उदारवाद वाले जो थे उसमें आप मानो एलिट ग्रुप्स थे। एलिट ग्रुप मतलब कि जो एजुकेटेड लोग थे, लॉयर्स थे, ये लोग थे। और जो जो उदारवादी और उग्रवादी की बात करते हैं, जिसे गर्मपंथी कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते थे कि भाई साहब थोड़े वो अग्रेसिव थे, मतलब बिहेवियर में अग्रेसिव थे, उनकी एक्टिविटी से अग्रेसिव थे। ये जो उदारवादी लोग थे, लिबरल थे, वो कहते थे भाई साहब देखो, हम है ना
अंग्रेज है ना हमारे माई बाप है, उनके आगे जाके हाथ जोड़ेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे हम है ना लिख लिख के अर्जियां देंगे या याचनाएं करेंगे, पिटिशंस देंगे, वो हमारी बात मानेंगे। और इसी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से बात कर रहे थे कि हमें आजादी मिलेगी। जैसे जैसे हम अगर हम अंग्रेजों के भागते बन के रहेंगे भाई साहब, तो एक दिन तो उनको हम पे तरस आएगा ना कि भाई साहब देखो यार 200 पिछले 20 साल से 40 साल से 50 100 कितने साल से करेंगे, मतलब उनका ऐसे था कि कभी ना कभी तो मानेंगे ना, कभी ना कभी मतलब अभी क्या मतलब फिक्स थोड़ी है, कभी ना कभी तो अंग्रेज हम पे दया खाएंगे ना। और हमें स्वामी भक्ति के, हमने इतनी स्वामी भक्ति की है तो हमें इनाम के रूप में कहेंगे बेटा आओ ये आजादी लेके जाओ। ऐसा तो कभी होने वाला था नहीं। तो जो जिसका दिमाग गर्म रहता है ना कई बार वो सही होता बंदा। मैं आपको बताता हूँ, गर्मपंथी की बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि उग्रवाद और उग्रवाद उदारवादी तो अलग हो गए, लिबरल वाले हो गए। और जिनका दिमाग गर्म रहता था, गर्मपंथियों की बात करता हूँ, वो कहता है अरे यार ये भिखारी है, ये उदारवादी को कहते हैं तुम भिखारी हो, तुम भीख में मांगने जाते हो यार, ऐसे थोड़ी आजादी मिलती है। अपना पूरा जोश लगाओ, अपनी पूरी जान लगाओ, उसके लिए लड़ो, लड़ना सीखो उस चीज के लिए, अपने हक के लिए लड़ोगे तभी आजादी मिलेगी। वो कहते थे अरे तुम पागल हो यार, ऐसे थोड़ी मिलती है आजादी। अरे अंग्रेज हमारे माई बाप है, ये हमारे कुछ तो हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं ना, देखो हमारे सुधार कर रहे हैं ये अपने हिसाब से। अब वो देख नहीं रहा भाई साहब, यूनिवर्सिटी एक्ट ला के सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, उसमें क्या क्या कि गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ा दिया था। ठीक है, और देखा इन्होंने कि कलकत्ता कॉर्पोरेशन थे, उस एक एक्ट लेके आए, उसके अंदर अमेंडमेंट किया, कहते हैं भाई साहब जो चुने हुए व्यक्ति थे ना, जो आप उसको थोड़ा कम कर देंगे, मतलब कि नॉमिनेट करने वाले ज्यादा हो गए। तो इसमें भी सरकार का दखल बढ़ रहा था। ये उदारवादी देख नहीं पा रहे, वो नजरिया समझ नहीं पा रहे थे, वो पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो कहते हैं भाई साहब अंग्रेजों की स्वामी भक्ति से ही हमें आजादी मिल सकती है। लेकिन जब गर्मपंथी की बात करते हैं तो हमें 3 नाम लाल बाल पाल बहुत हमें याद आते हैं, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इसमें आप देख रहे हो एटीट्यूड, देख रहे हो बंदे का कि भाई साहब ये मेरा राइट है, ये मेरा राइट है और इसे मैं लेके रहूंगा। स्वराज की जब बात करते हैं, सेल्फ रूल की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, तो जब वो कह रहा है कि भाई साहब ये मेरा राइट है, इसके लिए मैं लड़ूंगा, तो वो चीज देखो ना, जहां पे अग्रेसिवनेस की बात आती है वो थे गर्मपंथी। उसमें बाल और पाल का नाम आता है, लाला लाजपत राय का नाम आता है, विपिन चंद्र पॉल का नाम आता है और बाल गंगाधर तिलक साहब का नाम आता है। उन्होंने अपने अपने अलग तरीकों से फेस्टिवल्स में, जैसे फेस्टिवल में गणेश शिवाजी महोत्सव, इसके माध्यम से देश वो राष्ट्रभक्ति जगाने का प्रयास किया। और आप देखो जो मतलब कविताएं वगैरह लिख के, पोएम्स वगैरह लिख के, अलग अलग चीजें, जैसे मराठा और केसरी, मराठा लिखा था इन्होंने इंग्लिश में, केसरी लिखा था इन्होंने मराठी में, उसके माध्यम से इन्होंने देशभक्ति जगाने का प्रयास किया। अलग अलग इंस्टीट्यूशन बन रहे थे बंगाल में, अनुशीलन समिति बनी थी, कलकत्ता में बनी थी, ढाका में बनी थी। ढाका वाली एस.सी. बसु साहब आई थिंक उन्होंने वो स्थापना की थी, और जो दूसरी थी वो अरविंदो घोष के भाई B.K. घोष ने इसकी स्थापना की थी। हेमचंद कानूनगो एक इसके मेंबर थे, उन्होंने इसके साथ स्थापना की थी। प्रफुल्ल चक्की भी इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है, और फिर वहां पे अब देख रहे कि भाई साहब इनका ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, अब इन्होंने हमारा विभाजन कर दिया ना, तो हम अंग्रेजों की ऐसी तैसी करके ही मानेंगे। अंग्रेजों की ऐसी तैसी कैसे कर सकते हैं, अंग्रेजों से कैसे लड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। उसमें कहा कि हम, जैसे अब आज कहते हैं लोकल फॉर वोकल एंड ऑल थिंग, ये बहुत पुरानी बातें हैं। इसमें क्या है कि हम स्वदेशी को अपनाएंगे। ठीक, स्वदेशी मतलब जो हमारे देश के अंदर बनी हुई वस्तुएं हैं उसको अपनाएंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हो, हमारे देश के लोगों का ही भला हो। ठीक है, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो, जबकि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करेंगे। ठीक है, इतनी सी बात थी, और ये समझने में लोगों को लगे बहुत टाइम। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कहते मेथड्स क्या हो सकते हैं इसके, कहते मेथड्स हो सकते हैं या देखो एजुकेशन के माध्यम से करेंगे, लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आएगी। एजुकेशन, निष्क्रिय प्रतिरोध, मतलब निष्क्रिय प्रतिरोध एक ये मेथड थे, 2-4 मेथड। देखो स्वदेशी आंदोलन के 4 मेथड समझाओ। स्वदेशी अपनाना है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, ठीक है, राष्ट्रीय जो संस्थान है, राष्ट्रीय शिक्षा, और निष्क्रिय प्रतिरोध। हाँ ठीक है, पैसे रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं। तो हड़ताल के माध्यम से प्रतिरोध करेंगे, मतलब चुपचाप शांतिपूर्वक कहेंगे भाई साहब हम कुछ कर ही नहीं रहे। अब ठेके के बाहर, मतलब ठेके इन द सेंस की शराब की दुकानों के बाहर क्या करते थे, महिलाओं ने बैठकर हड़ताल की, समझ रहे हो। अब
हड़ताल की। जो महिलाएं आज तक सिर्फ चूल्हा चौका में लगी हुई थी, जो सिर्फ घर के काम काज में लगी थी, अब वो घर से बाहर निकलने लगी स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे। बंगाल विभाजन के बाद में देखा कि भाई साहब अब सिर्फ मर्दों के बाहर निकल से काम नहीं होने वाला, अब बच्चों को, बूढ़ों को, आदमी, औरत, सभी समुदाय के सभी लोगों को एक साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज उठानी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। तो ये एक छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें, जो कि छोटा छोटा सभी ने योगदान दिया था। आजादी किसी एक व्यक्ति की मोहताज नहीं है, आजादी किसी एक व्यक्ति से नहीं मिली, इसके लिए लाखों जाने गई है, लाखों लोगों ने प्रयास किए हैं, उसके बाद जाकर आज हमें आजादी मिली। और हम क्या कर रहे हैं इस आजादी का, आप सोचिएगा क्या, किस तरीके से हम आजादी को जी रहे हैं। छोड़िए इस बात को। एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन मतलब पंपलेट से, पोइम से, स्कूल के अंदर उस टाइप के एजुकेशन से, ठीक है, उस माध्यम से भी लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की भावनाएं उफान में आने लगी, सिखाने लगे, बच्चों के मन में आई, ठीक है। तो वो अलग तरीके से उसका राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से इन्होंने जन जागरूकता किया, ठीक है। आत्मनिर्भरता की बात की कि हम उन्हीं वस्तु का प्रयोग करें जो हमारे लोगों के द्वारा बनी है, जो कि हमारी देशी, सब देशी है। जो विदेशी वस्तु की होली जलाएगी, एक तरीके से आप बताओ, कपड़े हैं जो, और जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, उनके सामानों को जलाया गया, ये दिखाया गया एक प्रतीक के रूप में आप मानिए, ये समझिए इस बात को कि कैसे उन्होंने इसका विरोध किया और कैसे इन्होंने स्वदेशी आंदोलन को प्रमोट किया, ठीक है। तो अब अलग अलग लोग, अलग अलग संस्थाएं सभी जुटी हुई है उस चीज के अंदर, ठीक है। आप देख रहे हो कि उदारवादियों के अलग मेथड थे। उदारवादी मानते थे कि पेटिशन, प्रे, ठीक है, प्रे करेंगे, पटिशन करेंगे, है ना, तो हमें मिल जाएगा आजादी। जबकि उग्रवादी कहते थे भाई साहब ये सब बच्चे वाली बातें हैं, आप बड़े हो गए यार, कुछ तो समझो। अब भाई हम पता है आप एलीट ग्रुप तो हम ठीक है, हम लोअर मिडिल क्लास तक है, ठीक है, हम लोअर मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, आप अपर क्लास हो, लेकिन हम, आप इतनी बात को समझो कि सिर्फ आप जो थोड़े बहुत गिनती के लोग मिलकर आजादी नहीं दिला सकते हम सबको। इसके लिए हमको बहुत लोगों का, जन समुदाय का सहयोग चाहिए। इसीलिए एक आपको जो मेजर पॉइंट बताता हूँ कि जो उदारवादी थे वो चाहते थे कि जो एलिट्स ग्रुप है ना, उसी के मध्य रहे ये आंदोलन, ठीक है, वो मिलकर ही आजादी दिलाते हैं उनके अकॉर्डिंग तो। लेकिन जो उग्रवादी थे वो कहते थे भाई साहब जब तक इसमें गरीब से गरीब लोग, समुदाय का अंतिम व्यक्ति ना जुड़ेगा, तब तक पूरा ये आंदोलन फेल हो जाएगा, एक तरीके समझे, तब तक आंदोलन का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो चाहते थे कि बंगाल के बाहर तक ये जाए, वो चाहते थे बंगाल में रहे, वो कहते थे बंगाल के बाहर जाए, हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय, हर एक जने की भागीदारी हो, तभी जाकर इस आंदोलन का कोई मतलब होगा, तभी जाकर ये आंदोलन सफल होगा। वो हर एक व्यक्ति तक पहुंच, एक विस्तृत पहुंच बनाना चाहते थे जो उग्रवादी लोग थे, ठीक है। तो ये आपको इतना सा मैं आपको ये पॉइंट वाइज थोड़ा बताया, आपको थोड़े बहुत मैं पॉइंट्स और बता देता हूँ, कुछ रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि करजन का कलकत्ता नगर पालिका संशोधन वगैरह किया, यूनिवर्सिटी एक्ट किया, ठीक है, ये छोड़ो, आपकी ये सब हो चुका है, आपको बता चुका हूँ। आपको ये भी बताया कि 1905 में जो विभाजन हुआ था वो 1911 में वापस भी ले लिया गया था। बाद में कलकत्ता जो पहले राजधानी थी, उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये सब हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। और अरविंदो घोष की एक आपको बात बताता हूँ। अरविंदो घोष एक बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया कि देखा कि कैसे हम राष्ट्रवाद को फान पे ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब वेस्टर्न थॉट है, वेस्टर्न थॉट्स ठीक है, लेकिन हम उसको अपने इन आध्यात्मिकता के साथ कैसे जोड़ ले, मैथोडोलॉजी से सॉरी, कैसे जोड़ ले कि वैसे माइथोलॉजी से जोड़ेंगे हम, पुनरुत्थानवाद जो कहते हैं, मतलब पुराने जो धर्म की बात कर रहे हैं, हमारे हिंदूवाद की बात कर रहे हैं, उससे धर्म का जोड़ा हमने, किससे, धर्म को जोड़ा, आध्यात्मिकता को जोड़ा वेस्टर्न थॉट से, फिर उसे लोगों से जोड़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। तो इसकी एक लाइन है, इन्होंने लिखा है, जनता तक पहुंचने के लिए एक अभिकरण के रूप में धर्म का प्रयोग किया अरविंदो घोष साहब ने। तो धार्मिक पुनरुत्थानवाद ने एक नया आयाम दिया। भगवत गीता ने स्वदेशी सवै सेवकों की आध्यात्मिक प्रेरणा के एक सोर्स के रूप में काम किया। भगवत गीता ने आजादी, भगवत गीता हर जगह पढ़ोगे आप, बहुत बड़ा रोल है भगवत गीता का आजादी के अंदर भी।
बहुत इंस्पायर हुए हैं अपने बड़े बड़े लीडर्स से, और वो ही बातें उन्होंने लोगों को सिखाई, और वही आइडियाज जो लोगों के बीच में गए, वो मानसिकता का विकास उस तरीके से हुआ जो कि एक आज़ाद भारत का निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, और ये बहिष्कार मैंने बता दिया था आपको, और फिर कलकत्ता सूरज का विभाजन छोड़ो, ये ग्रुप्स वगैरह बता दिए। वो जैसे खुदीराम बोस साहब थे, प्रफुल्ल चक्की साहब थे, ये क्या करते थे कि उन्होंने किंग्स रोड के ऊपर बम फेंक दिया था। ठीक है, मतलब ये हिंसा कर रहे थे, डकैतियां स्टार्ट की। पैसे यार देखो, आजादी चाहिए तो उसके लिए चाहिए थोड़ा बहुत पैसा। ऐसे थोड़ी है कि बिना हथियार के तुम लड़ लोगे। हथियार कहाँ से लाएंगे भाई साहब, हथियार के पैसे नहीं है तो ऐसे करेंगे, डकैती करेंगे ना भाई। जब सीधी सी बात है, जब मेरे को आजादी चाहिए है मतलब मेरे को इन द सेंस मेरी बात नहीं कर रहा, जब नॉर्मली बात कर रहा हूँ उस सिनेरियो में कि जब आजादी चाहिए थी, पैसे नहीं थे, तो भाई सब डकैती करेंगे। डकैती करेंगे हथियारों की, डकैती करेंगे पैसों की, तभी जाके तो हथियार आएंगे, तभी जाके तो रिसोर्सेज आएंगे, तभी तो जाके जन जागरूकता आएगी, तभी तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आजाद भारत का सपना पूरा होगा। तो ये सब आपको पता है। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, मुझे पता है। और हाँ, एक बात और कि जब इतनी सारी बातें एक साथ चल रही थी, तो क्या हुआ कि अब इंडिया में तो बहुत सारे क्रांति जैसे संगठन में पार्टिसिपेट वगैरह किया, लेकिन फॉरेन में जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक गदर नाम का आंदोलन आपको सुना होगा, गदर आंदोलन, जिसमें लाला हरदयाल भी साहब थे, करतार सिंह सराभा साहब थे। ये अपने सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ था, और जो कि पंजाब से जुड़ा हुआ था, और यहाँ से गतिविधियाँ और वहाँ के कनेक्शन और ये सब जुड़ा हुआ था। और उस अकॉर्डिंग भारत का आज़ाद करने के सपने सिर्फ इंडिया में नहीं और फॉरेन में भी काम चल रहे थे इससे रिलेटेड। ठीक है, और हाँ, आपको बता दिया, गीता कविताएं, संपादकीय, एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर, पोएम्स, लेक्चर्स। ठीक है, सब में इन सब का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सब ठीक है। तो बस वही है कि इसका जो सारांश क्या है कि स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रवादी राजनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसने क्या किया कि जो उदारवादी जो कि भीख मांगते थे, एक तरीके से भिक्षुवृत्ति कहते हैं उसको, उजागर करके उग्रवादियों के दिमाग में डाला कि भाई साहब, मतलब उनका आइडियाज को लाया कि ऐसे नहीं होता कि आप पेटिशन करोगे, आप प्रार्थना करोगे, आप याचनाएं करोगे तब आपको आज़ादी मिलेगी, आपको उसके लिए लड़ना होगा। और सिर्फ लड़ना ही नहीं होगा, उसके लड़ने के साथ साथ लोगों की जन भागीदारी भी आवश्यक है, और उसके बाद उसके लिए लड़ो, उसको हासिल करो। हाँ, स्वदेशी आंदोलन से ही हमें आज़ादी नहीं मिली, लेकिन इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, इसने बहुत बड़ा अपना हाथ है आज़ादी में, जिसमें लोग, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनमें से दादा को कह दिया कि जो मतलब गिल्टी फील हो गए थे, मतलब पकड़े गए थे कि हाँ आरोपी सिद्ध हो गए, उनको कहते हैं अब तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। तो स्टूडेंट्स हो गया, वुमेन्स हो गया, शराब के ठेके के बाहर लगा लिया हड़ताल। ठीक है, और क्या नाम, सामाजिक बहिष्कार हो गया, बस विदेशी वस्तुओं की होली जला दी, स्वदेशी अपनाने लगे, नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने लगे। जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने बहुत बड़ा मतलब भागीदारी निभाई। उदारवादी ने भी काफी हद तक इसे सराहा, और जो उग्रवादी है उन्होंने तो अपने आइडियाज को पूरे इंडिया में फैलाने का काम किया, मोस्ट ऑफ पार्ट में फैलाया, बंगाल से बाहर तक फैलाया। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जब मैं कह रहा हूँ कि जो मतलब फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में, जापान में अलग अलग जगह अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स बने, जो उन्होंने वहाँ के हिंदुओं में, वहाँ के समुदाय में बताया कि वहाँ पर इंडिया में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित किया। ये सारा मिलाकर ही इन सभी की भागीदारी से ही एक आजाद भारत का सपना पूरा हुआ है। तो इस लेक्चर में मैंने इतना डिस्कस किया, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट प्लीज मुझे बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसे लगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने का मैंने प्रयास किया, और इस वीडियो में इतनी, और आपके लिए लेक्चर बनाते रहूंगा मैं कंटिन्यूसली, थोड़ा ट्राई करूंगा। सो थैंक यू सो मच।